नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान इस बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे विधानसभा सत्र की। आपको बता दें कि थोड़ी देर में 15 विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। सिर्फ एक दिन का ही होगा विधानसभा का सत्र। मौजूद सत्र का आखिरी दिन होगा आज। सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। सदन में आज कोरोना पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। सदन से लगभग 8 विधेयक पारित हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में 15 विधानसभा का 5वां सत्र शुरू होने को है और सिर्फ एक दिन का ही ये विधानसभा सत्र होगा। शून्यकाल और प्रश्नकाल इसमें नहीं होंगे। सदन में आज प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होगा और लगभग 8 विधेयक पारित हो सकते हैं। सदन में आज कोरोना पर चर्चा होगी और सरकार उस पर जवाब देगी। बता दें कि आज राज्य सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और लगभग 8 विधेयक पारित हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आपको बता दें कि थोड़ी देर में 15 विधानसभा का सत्र शुरू होने को है। 8 विधेयक पारित हो सकते हैं। कोरोना को लेकर चर्चा होगी। शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। सिर्फ एक दिन का ये विधानसभा सत्र होगा। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। थोड़ी देर में 15 विधानसभा का 5वां सत्र शुरू होगा। सदन में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। विधानसभा में अभी बीएससी की रिपोर्ट पेश हो, पहले विधायी कार्य होंगे, जो पेपर्स पेश किए जाने वो होंगे। उसके बाद बीएससी की मीटिंग होगी। बीएससी की मीटिंग में जो भी तय हुआ है जब वो प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा बीएससी का, उसके बाद में जो कुछ देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह का कोरोना को लेके राजस्थान प्रदेश में काम हुआ, शायद किसी प्रदेश में नहीं हुआ। और इसका जीता जाता उदाहरण है स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बार बार श्री अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी का नाम लेके ये कहा कि सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ तो राजस्थान प्रदेश में हुआ। उसी को लेके आज सदन में चर्चा होनी है। देखिए, सवाल भी लगाए हैं और सवाल की तैयारी से भी आए हैं, लेकिन प्रश्नकाल है नहीं तो इसलिए बाकी चर्चा करके चले जाएँ। लेकिन जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जो सरकार की मूल मंशा थी, उनको फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करना था, हो गया। अब कोविड में ज़्यादा लोगों को नहीं देखना चाहिए। यहाँ हज़ारों लोग बैठे हैं जिनकी भी सबकी जान कीमती। विधानसभा इस सत्र के दौरान जो भी विधायकों के मान्य प्रश्न लगे हैं, स्थगन लगे हैं या 131 में ध्यानाकर्षण है, उन सब विषयों के सरकार जवाब दे। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। पौने 2 साल के अंदर कोई काम नहीं किया है इसका, इसलिए सरकार बच रही है कि विधानसभा का सत्र लंबा नहीं हो। ये सरकार माननीय विधायकों के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि इनके पास जवाब भी नहीं है। बीजेपी के नेताओं के पास में अब कुछ बाकी रहा नहीं है सदन के अंदर। उनके पास में खेप मिटाने के लिए जो सदमा लगा है उनको 14 अगस्त को, जो उनके 4 विधायक अचानक गायब हो गए, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। और उसको देखते हुए वो यही मतलब आरोप लगाते रहो, उनके अलावा उनके पास में कोई जगह नहीं है। और बड़ी खबर, प्रदेश की सभी 247 कृषि मंडियां आज बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ ये विरोध है। राजधानी मंडी में भी व्यापारियों का प्रदर्शन है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की मंडियां भी बंद रहेंगी। अनिश्चितकाल बंद हो सकता है। तो बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है कृषि मंडी से जुड़े लोगों का। विधानसभा का सत्र शुरू हो गया। आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें आज ये शुरुआत हुई है। एक दिन का ये सत्र रहेगा। प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं रहेगा और आज ये सत्र शुरू हो चुका है। 15वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र है जो शुरू हो गया है और कोरोना को लेकर इसमें चर्चा होगी। साथ ही 8 जो विधेयक हैं वो भी पारित हो सकते हैं। तो 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में आपको बता दें कि विधानसभा के लिए सीएम गहलोत रवाना हो चुके हैं। 5वां सत्र शुरू हो गया। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र है, शुरू हो चुका है। 8 विधेयक पारित हो सकते हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हो चुका है। शुरुआत हो गई है। प्रश्नकाल शून्यकाल जिसमें नहीं रहेगा। कोरोना को लेकर चर्चा रहेगी, सरकार जवाब पेश करेगी और 8 विधेयक पारित हो सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सब लोग पहुंच गए हैं विधानसभा और सिर्फ एक दिन का ये विधानसभा सत्र है। 5वां विधानसभा सत्र, शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं और एक दिन का ये सत्र रहेगा। सदन में कोरोना पर चर्चा होगी, साथ ही सरकार उस पर जवाब पेश करेगी और
8 विधेयक पारित हो सकते हैं। तो बता दें आपको बड़ी खबर, सिर्फ एक दिन का विधानसभा सत्र होगा। 5वीं विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और शून्यकाल प्रश्नकाल इसमें नहीं रहेगा। सदन में आज कोरोना पर चर्चा हो सकती है, कोरोना को लेकर सरकार जवाब पेश कर सकती है। एक दिन का ये सत्र है, 5वां विधानसभा सत्र, और राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा कोरोना पर। 15वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र है, शुरू हो गया है, सत्र की शुरुआत हो गई है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शुरू हो चुका है। प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं है, एक दिन का ये सत्र है और साथ ही कोरोना जो संकट चल रहा है उसको लेकर सरकार जवाब देगी। और हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे कि सत्र शुरू हो गया है, क्या कुछ रहेगा सत्र में आज? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य सलाहकार समिति कहा जाता है, उसका कल जो बैठक हुई थी उसका प्रतिवेदन आज सदन के भीतर रख रहे हैं और इस बात की संभावना कि शायद केवल एक दिन का ही कामकाज हाथ में लिया जाएगा और उसके बाद में विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। आज करीब 8 जो भी बिल हैं वो विधानसभा में पारित करवाए जाएंगे। साथ ही सदन में कोरोना को लेकर के भी बहस होगी, चर्चा होगी, उसके बाद में सरकार का जवाब आएगा। तो मोटे तौर पर ये पूरा काम है आज विधानसभा सत्र के दौरान रहने वाला और उसके बाद कार्रवाई। अभी थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज और क्या क्या काम हाथ में लिए जा रहे हैं। जी जी, ये प्रश्नकाल और शून्यकाल आज नहीं रहेगा जैसा कहा गया है, एक दिन का सत्र बुलाया गया है। प्रश्नकाल और शून्यकाल आज नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज सीधे जो विधायी कामकाज से कार्रवाई शुरू हो रही है और सबसे पहले आज पहले पृथ्वी सिंह पूर्व विधायक थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। शोका व्यक्ति के बाद अब जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है वो हाउस में रखा जा रहा है मुख्य सचेतक की ओर से और अब ये जो प्रतिवेदन है विधानसभा में पारित किया जा चुका है और जी बिल्कुल गोवर्धन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र अधिसूचना श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 77 मतलब 77 है साहब, आबकारी विभाग की 14 और आयोजना विभाग की 2 अधिसूचनाएं एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की 1 एवं गृह विभाग की 1 अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री। आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। प्रतिवेदन श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए 1 वर्ष के लिए प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए 1 वर्ष के लिए प्रतिवेदन। याचिका का उपस्थापन श्री अभिनेश। उल्लेख के अनुसार 01 याचिका का उपस्थापन करता हूं। विधायी कार्य पूर्व स्थापित किए जाने वाले विधेयक राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।
प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करता हूं। प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम के अंतर्गत राजस्थान माल सेवा कर संशोधन 2020 के कारणों को विवरण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। पहले कारण वाला, पहले वाले में कारण वाला रखे हैं। ये वाला मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 7 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2020 शांति कुमार धारीवाल। किस पे? थर्ड वाला। हाँ सेकंड रख रहे हैं। बोल गया आप। आओ करेक्ट कर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020। माननीय मंत्री जी, यही तो है यार, थर्ड वाला। हाँ, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रस्तावित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) प्रस्तावित। माननीय मंत्री जी, माननीय प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित। सेवा तृतीय संशोधन विधेयक 2020 चल रहा है, इसको इन्होंने अभी उम्र का भी ख्याल, आप कुछ उम्र का भी ख्याल रखो बेटा। माननीय मंत्री जी, आप निशान लगाओ इस पर। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे। अनुमति से अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर तृतीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करता हूं। माननीय मंत्री जी, कारणों का विवरण भी प्रस्तुत करें। ये वाला के नियम 63 आप लोगों को 63(1) के अंतर्गत राजस्थान माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 का अध्यादेश क्रमांक संख्या 3 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 शांति कुमार धारीवाल। ले आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये कि राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्टाम्प संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करता हूं। कारणों को भी प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान स्टाम्प संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 4 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करेंगे श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। अभी आएगा। प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो पक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आबकारी संशोधन विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करता हूं। कारणों को भी रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत राजस्थान आबकारी संशोधन अध्यादेश 2020 का अध्यादेश संख्या 6 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।
राजस्थान कृषि उपज मंडी वित्तीय संशोधन विधेयक 2020 श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कृषि उपज मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 को पुनर्स्थापित करने महोदय, मैं आपकी अनुमति माननीय मंत्री जी रुके हैं। जो पक्ष में वहां कहे ना कहे, हाँ पक्ष जीता विधेयक को पुनर्स्थापित। मैं आपकी अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। विधेयक 2020 से शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 का अध्यादेश और इस खबर के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडी समितियां आज बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के जून महीने के लाए गए एक अध्यादेश का ये विरोध है और व्यापारियों ने इस विरोध में मंडी बंद रखने का फैसला लिया है। राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की मंडियां भी बंद रहेंगी और बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ ये फैसला व्यापारियों ने लिया है। मंडियां बंद की जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की सभी 247 कृषि मंडियां आज बंद रहेंगी। पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में भी ये बंद रखा जाएगा। केंद्र सरकार के एक और हमारे संवाददाता सौरभ जयपुर से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे सौरभ के पास। सौरभ, आपसे जानेंगे क्या कुछ हालात हैं फिलहाल मंडी में, कितना सफल नजर आ रहा है ये बंद? देखिए, मैं इस वक्त राजधानी के कुकरखेड़ा स्थित राजधानी मंडी में हूँ और यहाँ पर व्यापारी जो है वो अपना एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। 5 जून 2020 को केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसके तहत जो मंडियों में काम करने व्यापारी हैं उनको जो है वो टैक्स देना होगा। उसके विरोध में आज एक दिन का सांकेतिक धरना भी दिया जा रहा है, जबकि पूरे प्रदेश की 247 मंडी कृषि उपज मंडियां जो है वो आज बंद भी हैं। और आज से सांकेतिक धरने के बाद ये जो व्यापारी हैं वो अनिश्चितकालीन धरना भी दे सकते हैं, अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ये इनका ये कहना है। और राजस्थान ही नहीं, हरियाणा में भी इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पंजाब में भी किया जा रहा है और चंडीगढ़ में भी इसका प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक कृषि बाजार की जो नीति है उसके कुछ प्रावधानों के खिलाफ ये तमाम व्यापारी हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी पहुँचे हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ ये जो टैक्स लगाया गया है उसको जो है वो वापस लेने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार का विरोध आप लोगों द्वारा किया जा रहा है और
अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आज राजस्थान की सभी मंडियां कम में व्यापार अपना बंद है और न केवल राजस्थान की मंडियों में बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सभी मंडियों में व्यापार बंद किया है। ये एक सांकेतिक व्यापार बंद है और ये हमने इसलिए किया है कि ये 5 जून 2020 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इस केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है कि भाई इसमें हम किसान को फैसिलिटेट कर रहे हैं, पर किसान तो स्वयं इसका विरोधी है। किसान कहता है मैं माल ले जाकर के अगर मंडी में नहीं बेचूं तो कहाँ बेचूं? मेरी केवल 10 बोरी है, क्या 10 बोरी को मैं ले जाकर के कहीं बाहर कहीं बेचूंगा? और वह केंद्र सरकार का ये कहना कि किसान कहीं भी ले जाकर के माल बेच सकता है, ये भी एक झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि किसान तो पहले भी माल लेकर के कहीं भी जाता रहा है। राजस्थान की 3.5 लाख जीरे की बोरियां जाकर के ऊंझा में बिकती हैं, गुजरात में, और दुनिया भर का मेरे ख्याल से 1 लाख 1.5 लाख बोरी हर महीने की आलू और प्याज की बाहर से आकर के हमारे यहाँ किसान बेचता है। हमारे यहाँ के मतीरे और खरबूजे जाकर बाहर बॉम्बे और बिल्कुल सौरभ, आगे अब हम चलेंगे जोधपुर, जहां ललित मौजूद हैं। ललित से हम बात करेंगे। ललित, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का अभी वहां पर विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है जोधपुर में और कितना नुकसान होने की संभावना उससे है? देखिए, नुकसान की बात करें तो जोधपुर संभाग की सबसे बड़ी 6 मंडियां जोधपुर में लगती है और 6 मंडियों में आज जब का हड़ताल है तो इसका असर पूरे 5 जिलों में पड़ता है, तो करीब 1500 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। फिलहाल मैं विजय राजे कृषि मंडी मौजूद हूँ, जहाँ पे आज पूरी तरह से हड़ताल है। आमतौर पे यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन चूंकि आज हड़ताल है तो ऐसे में यहाँ पे सुनसान इलाका नज़र आ रहा है। काफ़ी दुकानें जो हैं लगभग तमाम दुकानें बंद पड़ी हैं और मांग एक ही है कि जो केंद्र सरकार जून में जो आदेश लेकर आई है उससे व्यापारियों को नुकसान होगा और उसी के चलते तमाम व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। हड़ताल है, हड़ताल के चलते बासनी मंडी बंद है, मंडोर मंडी बंद है, ये बदासिया मंडी में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मंडी बंद है और करीब 1500 करोड़ से अधिक का जो व्यापार है आज नहीं होगा, तो ये सीधे तौर पर करीब 5 जिलों पर असर पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर व्यापारी अड़े हैं कि जब तक ये आदेश केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तो वो उनका आंदोलन जारी रहेगा। यही कारण है कि आज तमाम मंडियां जो हैं वो बंद हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ललित और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी देने के लिए। और इस खबर के बाद हम चलते हैं सीधे विधानसभा, जहां पर सत्र चल रहा है। सीधी तस्वीरें विधानसभा जयपुर से। जो इनिशिएटिव्स लिए हैं राजस्थान के अंदर वो शानदार इनिशिएटिव्स हैं और दूसरे राज्यों को भी इन इनिशिएटिव्स को फॉलो करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है, क्योंकि बाहर से आता है कोरोना, देश में तो था नहीं अध्यक्ष महोदय। तो सबसे पहला इंतजाम, क्योंकि हमारी 8 फ्लाइट्स आती है विदेशों से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, बाद में वो 6 रह गई। जितने यात्री उस दौर में, क्योंकि पॉजिटिव केस तो 2 मार्च को आया जयपुर में, लेकिन हमने जनवरी 28 से जितने यात्री जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे उनकी स्क्रीनिंग का काम 24 घंटे वहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाएगी, नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी लगाएगी और हर व्यक्ति जो बाहर से आया उसकी स्क्रीनिंग का इंतजाम हमने किया। और जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई है, मैं समझता हूं 21 घंटे तक राजस्थान के पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया। 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। 2 दिन चली, 21 घंटे लगातार माननीय सदस्यों से क्या प्रबंधन में हमें कमी है और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आपके इलाकों में। मुझे खुशी है कहते हुए कि जिस समर्पण के साथ राजस्थान के जनप्रतिनिधियों ने, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, अपने अपने क्षेत्रों में इस महामारी से बचाने के लिए जो काम किया है वो काम काबिले तारीफ है। सब ने एकजुटता से राजस्थान में इस महामारी का मुकाबला किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने धर्मगुरुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की। पहले यहाँ जो स्थानीय धर्मगुरु थे उनसे की, उसके बाद जो राजस्थान में प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे हमारे अलग अलग धर्मों के मानने वाले धर्मगुरु बैठे हैं, उन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की।
उसके बाद हमारे पूर्व सैनिकों से की, मीडिया कर्मियों से तो बराबर 11 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई, प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, चिकित्सा कर्मियों के साथ की गई, पुलिस के कांस्टेबल तक से, क्योंकि जिस तरह से इस लड़ाई को हमारे और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ने टेस्टिंग पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय 100 केसेस में से 8% केसेस तो वो हैं जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं। शुरुआत के दौर में हमने जब इस महामारी का मुकाबला किया तो हमने आइला केसेस को चिन्हित किया जिनमें लक्षण दिखते हैं, लेकिन अब हमारे पास समस्या दूसरी आ गई। अभी हमारा 92% जो पॉजिटिव केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक है और उसका कोई तरीका नहीं है। हम राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाएं और राजस्थान में ज्यादा से केसेस को चिन्हित करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो उनको आइसोलेट करेंगे, उनको अस्पताल में भर्ती करेंगे। अगर कोई सीरियस है तो उसको ऑक्सीजन वाले बेड पर लेंगे। पे फोकस किया। पहला पॉजिटिव केस आया, हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी कहां थी? हमने स्वाब लिया और स्वाब लेके पूना इटालियन टूरिस्ट आए थे, उनकी जांच रिपोर्ट आई, उनकी पत्नी उनके साथ थी, उनका फिर टेस्ट करने के लिए भेजा वहीं पे, फिर 2 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई। तभी से संकल्प लिया था मुख्यमंत्री जी ने कि राजस्थान में सबसे ज्यादा फोकस हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी को हम डेवलप करेंगे और अब 20 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस के टेस्ट हम कर चुके हैं राजस्थान के अंदर। ये इन 4-5 महीने की हमारी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग किट को भी 14, हम जो 20 लाख टेस्ट कर रहे हैं राजस्थान में, वो सारे टेस्ट कर रहे हैं कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको कहा जाता है। रैपिड टेस्ट किट आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव बताया गया। हमने कहा इनको पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है। 168 मरीजों को हमने जो भर्ती थे ऑलरेडी आरटीपीसीआर से जिनको पॉजिटिव घोषित किया गया था, उन पे रैपिड टेस्ट किट को इस्तेमाल किया अध्यक्ष महोदय। उसके परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए, वो फेल हुए रैपिड टेस्ट किट। कि राजस्थान के लोग राजनीति कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर जांच कराइए इनकी। मुझे राजस्थान ने इसमें पहल की और पूरे देश का न केवल पैसा बचा बल्कि इस महामारी में पता नहीं कितने लोग गलत जांच की वजह से उसको। आज भी वो कंपनी थी चाइनीज कंपनी, रैपिड टेस्ट किट आए थे। उसके बाद में आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्ट रैपिड टेस्टिंग किट दीजिए। वो कंपनी ने हमको पूरे देश के आंकड़े आ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, रिकवरी रेट है कितना क्या है, ये आ रहा हमारी टेस्टिंग के बेसिस पे। अब पूरे कंट्री के अंदर 18,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। 18,000 में से 1,000 आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, 12,000 टेस्ट वो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। फिर जब हमको नहीं दिया उन्होंने लिए और उनका फिर भर्ती मरीजों पे हमने प्रयोग किया। ये मुझे सदैव अफसोस है अध्यक्ष, 51%, 4%
एक्यूरेसी पे फेल हुए वो, और वो अभी देश में चल रहे हैं। हमारे पीएचएस ने चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को कि इनकी भी एक्यूरेसी पे सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ये भारत का पैसा बर्बाद नहीं हो, देश की जनता को मूर्ख नहीं बनाया जाए। ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, इनकी उपयोगिता पे आज सवालिया निशान है, लेकिन ये बदस्तूर पूरे देश में जारी है। लेकिन सौभाग्य से राजस्थान में हम सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, और राजस्थान में जो हमारा पैरामीटर्स है अध्यक्ष महोदय, वो सभी राज्यों से बेहतर है। हर रोज हम देश के पहले 10 राज्य जो बड़े राज्य हैं उनसे तुलना करते हैं, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय औसत है उससे तुलना करते हैं। आज राजस्थान में कोरोना मरीजों की रिकवरी का परसेंट 76% से ज़्यादा है। बीच में ये और भी ज़्यादा 80 से ऊपर चला गया था, लेकिन जब अनलॉक के बाद में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती है तो रिकवरी के परसेंटेज पे भी फर्क आता है। लेकिन देश का रिकवरी का परसेंटेज है 73% और राजस्थान का रिकवरी परसेंट है 76 से ज़्यादा। इसके अलावा हमारी जो पॉजिटिव केसेस, पॉजिटिविटी का रेट है वो हमारा 3.24 है आज, और देश का औसत है पॉजिटिविटी का 8.99, लगभग 9%। और देश के 10 राज्यों की तुलना करें तो सबका पॉजिटिविटी परसेंट कई गुना हमसे ज़्यादा है। तो ये पैरामीटर्स में हम लोग वो उनके जो आंकड़े आ रहे हैं, देश के आंकड़े जो आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा जैसे कि ये एंटीजन बेस्ड टेस्ट के भी आंकड़े हैं और ये आरटीपीसीआर के भी कंबाइंड आंकड़े हैं। हमारे आंकड़े तो सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसके आंकड़े हैं। तो अगर उनकी तुलना अगर एंटीजन को हटा के की जाए तो ये हमारे आंकड़े और कई आगे निकलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में मृत्यु दर, मुख्यमंत्री जी का 2 चीज़ों पर फोकस था कि जब अनलॉक हो गया, सामान्य गतिविधि हो गई, हम पॉजिटिविटी को रोक नहीं पाएंगे, लोगों की आवाजाही होगी, शादी ब्याह भी होंगे, सामाजिक समारोह भी होंगे, ऑफिसेज में भी काम करेंगे, हम बैंक्स में भी जाएंगे, तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी। लेकिन पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ना अध्यक्ष महोदय चिंता की बात नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो प्रदेश रिकवरी रेट अच्छी करता है और जो प्रदेश मृत्यु दर में कमी लाता है वो नियंत्रित स्थिति कहलाती है। और मुझे खुशी है कहते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया कि हमारी रिकवरी रेट शानदार रहनी चाहिए, जो मैंने बता दिया आपको, और मृत्यु दर निरंतर कम होती जा रही है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए, आज हमारा संकल्प है राजस्थान में कि कोविड से एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो राजस्थान में। उस संकल्प को सामने रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारा मृत्यु दर 1.38% हम लेके आए हैं, और जो निरंतर हर रोज कम होता जा रहा है, और राष्ट्रीय औसत जो मृत्यु दर का है वो 1.92% है अध्यक्ष महोदय। अन्य राज्यों का तो बहुत खतरनाक आंकड़ा है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर क्यों हैं। सामान्य बीमारी की स्थिति होती थी, हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, प्राइवेट सेक्टर की दृष्टि से, सुविधाओं के मामले में गुजरात, हम कहते थे अहमदाबाद ले जाओ भाई, बम्बई ले जाओ, पूना ले जाओ, क्योंकि उनका प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया चिकित्सा के क्षेत्र में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन वो फेल क्यों है अध्यक्ष महोदय? मेरा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल राजस्थान में भी आए हैं, लेकिन राजस्थान में जोर दिया गया सरकारी सुविधाओं का इजाफा करने में भी। और ये जो हमारे पैरामीटर्स नियंत्रित रहे, हाथ खड़े कर दिए वहां। बेड की संख्या नहीं है, यहां बेड की संख्या भी बताऊंगा मैं कितनी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाया है। यहां ज्यादा जोर इस कोविड महामारी को राज्य में नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा जो जोर दिया गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, हमारा रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए, मृत्यु दर को घटाने के लिए, इन्हीं पे हमारी सरकार लगातार पिछले 5 महीने से काम कर रही है। और ये जो लॉकडाउन है इसको हमने अवसर में बदला अध्यक्ष महोदय। यहाँ पे लॉकडाउन में सर्वाधिक काम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया गया है। हमारे राजस्थान में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स
286 है। हमारे पास 57 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और 57 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं अध्यक्ष महोदय। निजी चिकित्सालय 40 निजी चिकित्सालयों को हमने उपचार के लिए अधिकृत किया है। बेड की सुविधा 42,306 आइसोलेशन बेड है हमारे पास है आज। 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। कल भी एक रिव्यू मीटिंग हुई थी अध्यक्ष महोदय। हमारा फोकस क्या है, लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात पे मुख्यमंत्री जी जब रिव्यू करते हैं तो उसका कारण भी हम पता करते हैं हर रोज। ये जो सैचुरेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन है ये रात के समय कम होता है अध्यक्ष महोदय। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, गंभीर मरीज हैं, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की रहती है। तो हमने ये ऑक्सीजन के जो सपोर्टेड बेड हैं ये राज्य में 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड क्रिएट किए हैं। 1,672 आईसीयू बेड हमने क्रिएट किए हैं। अभी कल डायरेक्शन जारी किया गया कि जितने पुराने 6 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 300 बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन के कंपलसरी होने चाहिए। 150 बेड राजमेस के कॉलेजों में हाई फ्लो ऑक्सीजन के वो कंपलसरी होने चाहिए और हमारा विभाग इस पे काम कर रहा है। और साथ में जितने जिला चिकित्सालय हैं वहाँ पे 20 बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड वहाँ पर रहें। ये हमारी कोशिश है। प्लाज्मा थेरेपी जो कि बहुत कारगर थेरेपी सिद्ध हुई है। राजस्थान में बहुत सारे लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हुए अध्यक्ष महोदय। उनमें जो एंटीबॉडी डेवलप होता है वो एंटीबॉडी किसी गंभीर मरीज की जिंदगी बचाने के काम आ सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है 14 दिन के बाद अपना टेस्ट कराए और अपना प्लाज्मा डोनेट करे। उसके ब्लड ग्रुप से मैच करते हुए व्यक्ति को जो भर्ती है गंभीर रूप से, उसको अगर हम प्लाज्मा थेरेपी देंगे, अब तक के जो हमारे परिणाम आए हैं 100% हमने क्योर किया है गंभीर से गंभीर रोगी को। हमारे पास 294 यूनिट प्लाज्मा की प्राप्त हुई है अब तक, क्योंकि ये सुविधा हमने 5 जगह तो शुरू कर दी अध्यक्ष महोदय। जयपुर में शुरू की है, बीकानेर में शुरू की है, जोधपुर में शुरू की है, कोटा में शुरू की है, उदयपुर में शुरू की है और ये 1 वीक के अंदर अंदर हम अजमेर में भी शुरू कर देंगे। सभी जगह प्लाज्मा बैंक भी होगा और प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा भी हम दे रहे हैं। 294 यूनिट प्लाज्मा हमको मिला अभी तक। हमने 2011 मरीजों को प्लाज्मा दिया है अभी राजस्थान में और 211 के 211 ही लोग रिकवर करके गए हैं। गंभीर अवस्था में थे वो सारे लोग। और ये एक हाई फ्लो नेजल कैनुला जो 2 लाख रुपए की कीमत है जिसकी, ये भी हम उपलब्ध करा रहे हैं सब जगह जहां पे गंभीर स्थिति में मरीज भर्ती है। 2 दवाइयां अध्यक्ष महोदय, अमीर आदमी तो कितनी भी महंगी दवा का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बचा सकता है, लेकिन राजस्थान वो राज्य है जहां के मुख्यमंत्री की सोच है कि गरीब व्यक्ति भी, ये चाहे 40,000 का इंजेक्शन हो, ये गरीब व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए भी 40,000 का इंजेक्शन राजस्थान में आना चाहिए। और हमने RMSCL को डायरेक्शन जारी किए। 2 इंजेक्शन अध्यक्ष महोदय, रेमडेसिविर और टेसिलिजुमेब, इन इंजेक्शंस का भी प्रयोग हमारा अब तक जो हमने काम में लिया है राजस्थान में, उसका भी परिणाम 100% अच्छा आया है। क्योर हुए हैं लोग। हमारे पास कुल मिला के अभी 1743 रेमडेसिविर हमने प्रोक्योर किए हैं, कंज्यूम किए हैं 1335, अवेलेबल हमारे पास 408 है और जरूरत पड़ेगी और प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसके अलावा टोसिलिजुमेब हमने प्रोक्योर 192 में किए, 122 इस्तेमाल किए गए और 70 हमारे पास हैं। जिला अस्पताल तक गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा धन की कोई कमी नहीं आएगी।
40,000 के इंजेक्शन से गरीब की जिंदगी बचती है, तो हम बचाएंगे, हमारा संकल्प है और ये हम बचा रहे हैं। ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल और उसकी निगरानी की व्यवस्था हमारी शानदार है अध्यक्ष महोदय, ताकि उपचार में रोगियों को मूलभूत सुविधाएं हम दे सकें। निजी अस्पतालों के लिए भी हमने दरें तय की है। जो जनरल वार्ड में मरीज भर्ती होगा उससे 2,000 रुपये आप मैक्सिमम ले सकते हैं, और जो आईसीयू में भर्ती होगा उससे आप 4,000 रुपये ले सकते हैं। ये जो लंबे समय तक लॉकडाउन चलना, किसी परिवार में कोरोना हो जाना, मानसिक अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं अध्यक्ष महोदय लोग बाग, और सबसे ज़्यादा जोर, क्योंकि लंबे समय तक अगर घर में आप कैद रहेंगे, कोरोना अगर घर में आ गया तो उस व्यक्ति की मानसिकता, उसके परिवार की मानसिकता, वो अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। हमने ये भी इंतजाम किया राजस्थान के अंदर, हमने मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग के सेंटर्स पूरे ज़िले में राजस्थान के, ताकि कोई भी आओ अपनी काउंसलिंग कराओ, और जो भी उसके मन में भ्रांतियां हैं जो उसको अवसाद की स्थिति में ले जा सकती है, उनको दूर करने की भी व्यवस्था पूरे राजस्थान में एक टीम बना के की गई है। 8 हमारे पास, जैसा मैंने कहा, 2 मार्च को टेस्टिंग फैसिलिटी तो जीरो थी अध्यक्ष महोदय। हमने सबसे पहले एसएमएस हॉस्पिटल में जांच की सुविधा 8 मार्च को शुरू की है, और 8 मार्च से लेके और अब तक का जो ये सफर रहा है कोरोना का, राजस्थान में 25 सरकारी जगह पे जांच की सुविधा हमने शुरू की है। 10 प्राइवेट संस्थान है, 35 प्राइवेट नहीं 10 निजी प्रयोगशालाओं को अनुमत किया गया है। कुल मिला के 35 जगह पे आज पूरे प्रदेश में जांच की सुविधा है। जांच की क्षमता की बात है, जहां जीरो थी मार्च में, आज हम खड़े हैं 21 अगस्त को। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मुझे खुशी है कहते हुए कि हमारी जांच की क्षमता 46,000 टेस्ट पर डे करने की हो गई, जो पूरे कंट्री में सर्वाधिक है। और अभी 22 जिलों में, जयपुर में, जोधपुर में, झालावाड़ में, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कोटा में, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चूरू, भरतपुर, सीकर, बाड़मेर, पाली, झुंझुनू, सिरोही, जालोर, बांसवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, अलवर, हम सब निःशुल्क जांच की सुविधा इन स्थानों पे उपलब्ध करा रहे हैं। ये 22 जगह हैं। हमने जो 11 जिले बचे हैं उनमें भी हमारा काम तेजी से चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उनमें भी आने वाले समय में, क्योंकि लक्ष्य जो सीएम साहब ने हमको दिया है कि राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां जांच की सुविधा नहीं हो, हमारा विभाग उस पर काम कर रहा है। और इन 11 जिले जो बचे हुए हैं, इनमें भी आने वाले महीने 15 दिन के अंदर हम जांच की सुविधा इनमें भी विकसित कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आयुर्वेद डिपार्टमेंट है हमारा। राजस्थान में जब से कोरोना महामारी का प्रकोप आया है, अब तक हमने 30,48,000 लोगों को काढ़ा वितरित किया ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। एक वो दवा का दावा हुआ था, वो कि वो कंटेंट है इसमें, वो कि वो कंटेंट है, निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। 30.5 लाख लोगों को काढ़ा वितरित किया गया पूरे राजस्थान के अंदर। और होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30, ये हमने 10,08,000 लोगों को दिए। ये भी प्रिवेंशन में मददगार सिद्ध होती है। और यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो सांदा, वो हमने 2,18,000 लोगों को दिया है राजस्थान के अंदर। और जांच की मशीनें राजकीय संस्थानों पर 78 RT-PCR मशीनें, 37 RNA एक्सट्रैक्शन मशीनें, और निजी संस्थानों पर 12 RT-PCR मशीन और 6 RNA एक्सट्रैक्शन मशीन। एक और है सर, अमेरिका से हमने कोवोस 8800 2 मशीनें वहां से हमने ऑर्डर की है। ये जो हमारी जांच क्षमता 46,000 है, ये 60,000 के ऊपर पहुंचेगी अध्यक्ष महोदय। एक मशीन की कैपेसिटी पर डे टेस्ट करने की 4,500 टेस्ट पर डे है। अभी शुरुआती दौर में हमने जोधपुर के लिए और जयपुर के लिए हमने ये 2 मशीनें प्रिक्योर करने के ऑर्डर दिए हैं। और
15 दिन के अंदर अंदर तो यह जोधपुर में काम करना शुरू कर देगी कोबोस। और नवंबर में जयपुर में, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी पहले भी मशीनें आई, पर प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई पटना में हालात खराब है, तो वो मशीन वहाँ डाइवर्ट की गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जांच क्षमता हमने जो विकसित की है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक घोषणा की कि जिन राज्यों में टेस्टिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ये महामारी का दौर है, हमारा एक दूसरे के प्रति फर्ज बनता है कि उनकी हम जिंदगी बचाएं। ये फैसला किया गया कि पड़ोसी राज्यों के कोई राज्य हों जहां पे टेस्टिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है, 5000 टेस्ट पर डे राजस्थान करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने किया था। अभी सरकारी क्षेत्र में तो हम निःशुल्क कर ही रहे हैं जांच अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं जिन 10 को हमने अधिकृत किया है, उनके शुल्क का निर्धारण भी हमने किया है 2200 रुपये पर टेस्ट। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में जितने हमारे एसडीएच हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जिला अस्पताल, उन्हें सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन और ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की स्थापना की है हमने। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में 20 आईसीयू के बेड और 20 वेंटिलेटर्स की प्रोविजन हम लोगों ने किए हैं। क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर, जैसा मैंने आपको कहा पहले ही कि राजस्थान में 14 लाख से ज़्यादा लोग आए, प्रवासी श्रमिक आए और हमारे प्रवासी राजस्थानी आए। अब हमारे सामने पहले तो हमारे शहरी क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस थे, हमारे गांव बचे हुए थे पूरे, लेकिन जब ये आने लगे हम इनको मना भी नहीं कर सकते थे अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ी व्यवस्था जिसकी आज भी जरूरत है वो व्यवस्था की गई थी पंचायत लेवल पे, जो कमेटियां हमारी बनाई गई, एसीएस लेवल के अधिकारी को राजस्थान की क्वारंटीन का प्रबंधन दिया गया